हेलो एवरीवन, दिस साइड अंजलि आर्या और आज हम लोग करने वाले हैं आईसीटी बोले तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो कि आपके सिलेबस में मेंशन है। इसमें हम लोग आज क्या करने वाले हैं, आज हम कंप्यूटर करने वाले हैं, कंप्यूटर के जनरेशन करने वाले हैं। ठीक है, तो आपका जो पहले वाला लेक्चर हुआ था आईसीटी का, उसमें आईसीटी क्या होता है, उसके टाइप्स कितने होते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, बेनिफिट, ये सब हमने पीछे कर लिया था। और जो हमारी आईसीटी की बेसिक्स वाली क्लास थी, उसमें मैंने आपको हैंड रिटन नोट्स के साथ पढ़ाया था। चलिए देख लेते हैं आज की क्लास। हम अपना एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन पर्सनल कंप्यूटर के क्षेत्र में सबसे अग्रणी है। कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि जो हमारे पर्सनल कंप्यूटर हैं, जो पीसी हैं, वो किसने स्टार्ट करे हैं, कौन सी कंपनी लेकर आई है सबसे पहले। तो बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे एप्पल लेके आई है, कॉम्पैक्ट लेके आई है। एप्पल का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, एप्पल मत टिक कर देना इसको। तो यहाँ पे कौन था भाई, IBM हम पढ़ने वाले हैं इसको इसी क्लास में। तो अगला भी क्वेश्चन ही आ जाता है। क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक कंपोनेंट कौन सा था। इसको भी हम पढ़ने वाले हैं इसी वीडियो में। तो बताओ कौन सा हो जाएगा। पहली पीढ़ी में क्या है भाई, ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया था। तो चलिए क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। क्या होता है कंप्यूटर, ये आईसीटी के अंडर ही कवर हो रहा है कंप्यूटर। आईसीटी, आप आईसीटी का यूज़ कर रहे हो एजुकेशन में, लेकिन वो यूज़ भी तो कर रहे हो ना, किसके ऊपर कर रहे हो, कंप्यूटर ही तो होगा, इंटरनेट ही तो होगा। मेन तो उसमें कंप्यूटर है, इंटरनेट है, तो हम कंप्यूटर भी करेंगे। कंप्लीट आईसीटी कराने वाली हूँ। अगर आपको थ्योरी पढ़नी है तो वो मुझे बता दो, थ्योरी तो असल में मैं पढ़ा ही रही हूँ। आपको प्रैक्टिस सेट करनी है वो मेरे को बता दो। क्लास जो है आपकी थ्योरी क्लास है, उसके साथ एमसीक्यू करनी है वो मुझे बता दो। जैसा आपको पढ़ना है, जो आपको ठीक लगे, जिस मेथड से आपको पढ़ना है, वो मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। मैं उसी मेथड से आपको पढ़ाऊँगी, क्योंकि पढ़ना आपको है। ठीक है, तो आप लोगों की प्रायोरिटी मेरे को देखनी है, किस चीज़ से आप पढ़ना चाहते हो। तो देख लेते हैं भाई क्वेश्चन, मतलब कि ये कंप्यूटर क्या कहता है। कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, सबको पता है। तो उपयोगकर्ता द्वारा, मतलब कि जो यूज़र है, जो आप लोग कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हो, उसके द्वारा उपलब्ध की गई जानकारी, डेटा को क्या करता है, वो प्रोसेस करता है। जो मैंने कंप्यूटर में डेटा डाला है, सिर्फ वो उसको प्रोसेस करेगा, उसके अलावा वो कुछ नहीं करेगा। रियल लाइफ एग्जांपल्स हम यहाँ पे पढ़ने वाले, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से। पढ़ाई को बोरिंग नहीं लेना है। 2023 में जॉब लगनी है कि नहीं लगनी, बिल्कुल लगनी है। हमें ये एग्ज़ाम क्रैक करना है और जॉब भी लेनी है। तो आप बिल्कुल ध्यान से A to Z आप पढ़ते जाइए। आगे क्या कहा इन्होंने, कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के कंप्यूटर शब्द से बना होता है। कंप्यूटर से, कंप्यूटर नहीं है भाई, ध्यान से देखो, कंप्यूट लिखा हुआ है, कंप्यूट शब्द से बना होता है, जिसका मतलब क्या होता है, गणना करना। मैंने आपको बेसिक्स वाली क्लास में बताया था क्या गणना करना, कैलकुलेटिंग डिवाइस होता है। कौन सी पहले कैलकुलेटिंग डिवाइस, मशीन है वगैरह, जो भी मैंने सब बताया हुआ है, उसकी बात नहीं करते यहाँ पे। तो इसको क्या कहा जाता है, गणकयंत्र भी कहा जाता है। क्या करता था सबसे पहले जो कंप्यूटर बनाया गया था, वो सिर्फ ये हमारा जो मैथमेटिकल प्रोसेस है ना, प्लस माइनस गुणा भाग, इसके लिए ही बनाया गया था, यही पर्पस है इसका। लेकिन वर्तमान में आज के टाइम पर इसका उपयोग यहीं तक सीमित नहीं है, सिर्फ गुना भाग करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उपयोग कहाँ तक भाई, पुस्तकों को छापने में। आपकी पुस्तकें छपती है किसकी हेल्प से, कंप्यूटर की हेल्प से। रेलवे में रिजर्वेशन, आप टिकट वगैरह कराते हो ना, पहले बुक करा लेते हो टिकट की, बिल्कुल वो किसके द्वारा होता है, आपकी कंप्यूटर की हेल्प से होता है। आवेदन करना, मौसम की जानकारी लेना, टिकट जारी करना, छायांकित चलचित्र संपादित करना, आपके गाने बजाने, संगीत, वो किसकी हेल्प से होता है, इसी की हेल्प से होता है। उसके बाद कंप्यूटर एक तेज स्टिक और कभी न थकने वाला यंत्र होता है। हम लोग थक जाते, लेकिन कंप्यूटर नहीं थकता है, इसलिए आप लोगों से इतना काम लेते हो। कंप्यूटर कई हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, इन दोनों के परस्पर मिलने से बनता है। कंप्यूटर में क्या होता है, हार्डवेयर भी होता है, सॉफ्टवेयर भी होता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर होता है, जिसको आप टच नहीं कर सकते हो। हार्डवेयर क्या होता है, बाहर वाला पुर्जा होता है, जिसको आप टच कर सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो। समझ गए बात को, बिल्कुल समझ गए होगे। अब क्या कहता है, ऐसा कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। कैसा कहना, अगर हार्डवेयर कंप्यूटर की काया है, काया बोले तो बॉडी, हार्डवेयर कंप्यूटर की बॉडी है, तो सॉफ्टवेयर क्या होगा भाई, उसका ब्रेन होगा, उसकी आत्मा होगी, उसका मस्तिष्क होगा। उसके बाद हम देख लेते हैं कंप्यूटर के फीचर्स क्या होते हैं। फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, प्रत्येक कंप्यूटर की कुछ सामान्य विशेषताएं होती हैं।
कंप्यूटर केवल गणना करने की मशीन नहीं है, केवल कैलकुलेटिंग नहीं करती है भाई, प्लस माइनस गुना भाग वो नहीं करती है, उसके अलावा भी ये बहुत काम करती है, जटिल कार्य करने में सक्षम होती है। कंप्यूटर के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? एक हार्डवेयर होता है, दूसरा सॉफ्टवेयर होता है। इसको भी हम पढ़ने वाले हैं, बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। हार्डवेयर कंप्यूटर का भौतिक भाग होता है, जैसे कि कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, सीपीयू है, प्रिंटर है, प्रोजेक्टर, इनको आप टच कर सकते हो। हार्डवेयर टच कर सकते हो, सॉफ्टवेयर टच नहीं कर सकते हो, सॉफ्टवेयर अंदर होता है। तो कंप्यूटर की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं, क्या कहती है विशेषताएं। बाइनरी सिस्टम पर आधारित होते हैं। बाइनरी सिस्टम बोले तो 1 और 0, ठीक है, 1 और 0 की लैंग्वेज में समझता है कंप्यूटर। हम कंप्यूटर में कुछ भी फीड करते हैं ना, वो तो हम तो अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन कंप्यूटर समझता कैसे? 1 और 0 की लैंग्वेज में कंप्यूटर समझता है। तो बाइनरी सिस्टम पर ये बेस्ड होता है। उसके बाद वर्ड लेंथ जो है, वर्ड लेंथ इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड लेंथ के द्वारा हम कंप्यूटर की शक्ति को मापते हैं। उसके बाद है तीव्रता। कंप्यूटर बहुत तेज गति से गणनाएं करता है, बहुत फास्ट कैलकुलेटिंग ये कंप्यूटर करते हैं। माइक्रो कंप्यूटर मिलियन गणना जो प्रति सेकंड में वो कर लेता है। उसके बाद क्या कहता है? संग्रहित स्मृति, इसमें मेमोरी भी होती है, जैसे हमारी मेमोरी होती है ना, हम चीज़ों को एकदम से रिकॉल कर लेते हैं, अपने पास्ट में जो है उसका हम रिकॉल कर लेते हैं, मोस्टली पास्ट की बातें में ज़्यादा याद रहती है। जैसे हमारे पास मेमोरी होती है, कंप्यूटर के पास भी मेमोरी होती है। कौन कौन सी मेमोरी होती है? रैम प्लस रोम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी, 2 मेमोरी होती है कंप्यूटर के पास मेनली। कंप्यूटर की अपनी मुख्य और सहायक मेमोरी होती है, जो कि कंप्यूटर को आंकड़े बोले तो डेटा को इकट्ठा करने में हेल्प करती है। उसके बाद है शुद्धता। शुद्धता क्या बात करती है भाई? कंप्यूटर जो भी काम करती है बहुत मैं कहने का मतलब कि बहुत ही शुद्ध तरीके से करती है, कोई मिस्टेक का तो चांस होता ही नहीं, एरर तो है ही नहीं भाई उसमें। हम डेटा को डालने में मिस्टेक कर सकते हैं, 15 का हम 51 लिख सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर वही प्रोसेस करेगा जो हमने डाला है। तो कंप्यूटर बहुत ही शुद्ध मशीन होती है, जटिल से जटिल गणनाएं बिना किसी एरर के कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। अगला क्या कहता है हमारा? वैविध्यपूर्ण। कंप्यूटर एक वैविध्यपूर्ण मशीन है, यह सामान्य गणनाओं से लेकर जटिल से जटिल गणनाएं करने में सक्षम होती हैं। छोटे से छोटी, बड़ी से बड़ी ये कर सकती है भाई गणनाएं मतलब कि कैलकुलेटिंग। और जैसे कि मिसाइल उपग्रह हैं, आपके मौसम की जानकारी देने वाले यंत्र हैं, सबका संचालन इन्हीं के द्वारा किया जाता है। कंप्यूटर लगभग सभी कार्यों को कर सकता है। कंप्यूटर की आपस में वार्तालाप करने की क्षमता ने आज इंटरनेट को जन्म दे दिया। जैसे पहले 1 कंप्यूटर, फिर 2 कंप्यूटर जुड़े आपस में, फिर 3 कंप्यूटर, फिर 4 कंप्यूटर। हिस्ट्री में पढ़ाऊंगी ये सब मैं आपको। तो उससे किसका जन्म हुआ? इंटरनेट का जन्म हुआ। इंटरनेट होता है एक, हमारा एथरनेट होता है एक, हमारा एक और होता है, हमारा दिमाग से स्किप हो गया। ये होते हैं भाई, इनको भी हम पढ़ने वाले हैं आगे वाले लेक्चर्स में। उसके बाद मल्टी प्रोसेसिंग, एक साथ बहुत सारे काम कर सकता है। जैसे आप लोग लिखने के साथ साथ टीवी देख सकते हो, ठीक है। आप लोग खाना खाते हो, खाना खाने के साथ साथ आप टीवी देखते हो, आप भी 2-4 काम तो एक साथ कर ही लेते हो, है ना। वैसे ही हमारा कंप्यूटर एक समय में 1 से ज़्यादा कार्य वो कर सकता है। आप तो 2 ही 3 कार्य कर सकते हो, लेकिन कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा काम एक साथ कर सकता है भाई। उसके बाद है परिश्रमशीलता। परिश्रमशीलता यहाँ पे मतलब है बिना किसी रुकावट के, बिना किसी मेहनत, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी थकावट के कंप्यूटर लगातार घंटों घंटों तक काम कर सकता है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कंप्यूटर जनरेशन। यहाँ से एक क्वेश्चन तो 101% बनेगा, याद कर लेना भाई। जो ये है ना आपका कंप्यूटर की जनरेशन, पहली पीढ़ी कब आई थी? 1945 से 56। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हर बुक में हर मतलब कि जहाँ पर भी आप देखोगे ना, जिस भी मटेरियल से आप पढ़ोगे भाई, उसमें ये अलग अलग ही है। तो यहाँ पे इतना ध्यान नहीं देना, थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए बस। पहली जनरेशन क्या बात करती है कि सन 1946 में पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर इकर्ट और जॉन ने पहला डिजिटल कंप्यूटर का निर्माण किया था। किसका पहला डिजिटल कंप्यूटर बना था पहली जनरेशन में? इसमें क्या यूज़ किया जाता था? वैक्यूम ट्यूब यूज़ किया जाता था। इस मशीन का नाम क्या था? ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। बहुत एग्जाम में पूछी जाती है इसकी फुल फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। आगे इसमें क्या कहा जाता है? इसको चलाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है भाई? बहुत ज़्यादा विद्युत ऊर्जा की। विद्युत ऊर्जा बोले तो हमारी जो लाइटें वगैरह हैं, जिनसे आपके बल्ब जलते हैं, उनकी विद्युत ऊर्जा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी भाई इसको चलाने के लिए। इतनी हमारे पास थी नहीं। तो फिर इस कमी को दूर करने के लिए दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर आई। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब की जगह पर क्या यूज़ किया जाने लगा? ट्रांजिस्टर यूज़ किया जाने लगा। क्या? ट्रांजिस्टर।
हैंड रिटन नोट्स के साथ मैंने आपको पढ़ाया हुआ है जो बेसिक्स वाली क्लास में। मैं आपको इसका भी अपना जो हैंड रिटन नोट्स में जो ये मैंने बनाए हुए हैं, पहली जनरेशन है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, पाँचवीं, उसका बहुत मतलब कि मेन चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं वो भी मैं आपको दे दूँगी। फिर टेलीग्राम चैनल है अपना आर्या साइको ब्रेन, जो कि हमारा यूट्यूब का चैनल है। ऐसे स्पेस दे दे के आपको सर्च करना है, टेलीग्राम पर मिल जाएगा। उसमें सिर्फ 2 ही बंदे जुड़े हुए हैं। आप लोगों की इच्छा हो तो आप भी आ जाना। सेकेंड जनरेशन क्या बात करती है कि इसमें वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर क्या ट्रांजिस्टर का यूज़ किया जाता है। बिल्कुल, यह कंप्यूटर अधिक ऊर्जा दक्ष, मतलब कि एनर्जी एफिशिएंट, तीव्र एवं अधिक विश्वसनीय। इसमें क्या था भाई, एनर्जी एफिशिएंट थी, मतलब कि ठीक थी, ऊर्जा दक्ष थी और बहुत तेज़ी से काम करता था, विश्वसनीय था, विश्वास कर सकते थे इसके ऊपर। उसके बाद कंप्यूटर में मशीन भाषा के स्थान पर देखो, पहली जो जनरेशन थी ना उसमें मशीनी लैंग्वेज का यूज़ किया जाता था। मशीनी लैंग्वेज क्या होती है, जिसको सिर्फ कंप्यूटर समझ सकता है, कंप्यूटर पढ़ सकता है। हम आम आदमी उस कंप्यूटर भाषा को नहीं पढ़ सकते, ना ही समझ सकते। तो दूसरी जनरेशन में क्या हुआ कि जो ये मशीनी भाषा थी, इसके स्थान पर असेंबली भाषा का यूज़ होने लगा। असेंबली भाषा को हम लोग थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, ये हम पढ़ेंगे आगे आने वाली वीडियोज़ में। असेंबली कौन सी होती है, कंपाइलर कौन से होते हैं, क्या होती है, सब पढ़ेंगे। कंप्यूटर में मशीनी भाषा के स्थान पर प्रोसेसिंग करने के लिए असेंबली भाषा, जिसको हम थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, उसका यूज़ किया जाने लगा, जिसमें कठिन बाइनरी कोड की जगह पर संक्षिप्त प्रोसेसिंग कोड दिए जाते थे। ABCD 1 2 3 4 ऐसे कोड्स थे उसमें, जिनको हम इजीली समझ सकते थे। यहाँ पे देख लो भाई, आपको रैम, रोम, मैग्नेटिक टेप, ये सारी चीज़ें आ गई थी, वो उसमें मैं आपको दे दूँगी, आप पढ़ लो बस यहाँ पे। थर्ड जनरेशन क्या बात करती है भाई, ट्रांजिस्टर के उपयोग में बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती थी। ट्रांजिस्टर का यूज़ किया जाता था सेकंड जनरेशन में। उसमें क्या होता था, बहुत ज़्यादा ऊर्जा यूज़ की जाती थी, जो कि कंप्यूटर के जो इंटरनल ऑर्गन है ना, उनके लिए बहुत हानिकारक थी, वो डैमेज हो गई इससे। इसीलिए तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में क्या आया बताओ क्या आया, ICT इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ किया जाने लगा, जिसमें वैज्ञानिकों द्वारा कंप्यूटर के मल्टीपल घटकों में सिंगल चिप पर समाहित किया जाता था। इसको क्या कहा जाता था, सेमीकंडक्टर कहा जाता था। कंप्यूटर का आकार क्या था भाई, छोटा होता गया। वैक्यूम ट्यूब जब यूज़ की जाती थी, कंप्यूटर का आकार कितना बड़ा था, यहाँ पे कंप्यूटर का आकार क्या, छोटा हो गया। उसके बाद हमारा फोर्थ कंप्यूटर, मतलब कि फोर्थ जनरेशन आई कंप्यूटर की। कौन सी फोर्थ जनरेशन आई कंप्यूटर की? इसमें क्या था भाई, अधिक मात्रा में सर्किट को एक एकल चिप पर इकट्ठा किया जाता था। यहाँ पर VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का आविष्कार हुआ। ठीक है, इसमें क्या हुआ भाई, आपका जो 1981 में IBM आ गया ना, मैं कह रही थी कि हाँ इसी लेक्चर में हम पढ़ेंगे, तो आ गया ना जो हमने MCQ किया था। तो IBM ने पर्सनल कंप्यूटर प्रस्तुत किए। पर्सनल कंप्यूटर जिसका उपयोग आप लोग घर में करते हो, ऑफिस में करते हो, स्कूल में करते हो। ठीक है, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में लैपटॉप का निर्माण किया जाने लगा। लैपटॉप का निर्माण, ठीक है, जो आप लोग यूज़ कर रहे हो, लैपटॉप का निर्माण चौथी पीढ़ी में किया गया था, जो कि आकार में किस जैसा था, ब्रीफ केस के समान था। और पाम टॉप का निर्माण किया गया। पाम टॉप जो कि आप हाथ में रखते हो, मोबाइल जिससे आप अब वीडियो देख रहे हो, ठीक है, पाम टॉप का निर्माण चौथी जनरेशन में किया गया था, जिसे जेब में रखा जाता है, जेब में। उसके बाद है हमारी पाँचवीं जनरेशन। पाँचवीं जनरेशन क्या बात करती है कि इसको डिफाइन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। मुश्किल क्यों था, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जन्म हो गया था भाई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें आई थी, जो कि आप अभी टेलीग्राम नहीं स्नैपचैट में देखते होगा, AI सिस्टम है, आया हुआ है कुछ नया। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसमें आई। आधुनिक टेक्नोलॉजी एवं विज्ञान का उपयोग करके इसका निर्माण किया गया, जिसमें एक एकल CPU के स्थान पर समांतर प्रोसेसिंग होगी। इसमें सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा, जिसमें बिना किसी रेजिस्टेंस के विद्युत प्रवाह के कारण सूचना प्रसंस्करण में अत्यधिक वृद्धि होगी। ये है भाई आज का छोटा सा लेक्चर। और जो ये जनरेशन मैंने कराई है, जो हमारी बेसिक्स वाली क्लास है ना, उसमें मैंने हैंड रिटन नोट्स के साथ इसको बताया हुआ है, वो आप लोग देख लेना। मैं आपको नोट्स भी दे दूँगी इसके। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले। आप लोग सब्सक्राइब करते हो, कमेंट करते हो, तो मेरे को मोटिवेशन मिलता है। आप लोग मुझे सजेस्ट भी कर सकते हो मेरे को, आप लोगों को किस मेथड से पढ़ना है, किस तरीके से आप लोगों को समझ में आता है, तो आप लोग वो मेरे को बता सकते हो। और कौन सा टॉपिक पढ़ना है वो भी मेरे को बता सकते हो। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।